हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ताप गुणांक है। अभिक्रिया में संघट्ट का सिद्धांत क्या होता है, साथ में अभिक्रिया में हम देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा, इन चार टॉपिक को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ताप गुणांक है क्या। इसके लिए हमको ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये चीज हम समझेंगे। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो ताप बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो अभिक्रिया होती है वो अणुओं की टक्करों से होती है, और जब हम तापमान की वृद्धि करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जितना ज्यादा टक्कर बढ़ेगा, अणुओं के बीच जितना प्रभावी टक्कर होंगे, उतने ही रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। क्लियर है? तो ताप बढ़ाने से मुख्य रूप से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब गतिज ऊर्जा क्या है? गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है। गतिज ऊर्जा बढ़ा, अणुओं का टक्कर बढ़ा, अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। ठीक है। अब एक चीज यहां से ऑब्जेक्टिव बनकर आएगा कि यदि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न हो रही है, यदि उसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है जो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया के दर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग लिखोगे कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। लिख लो, नोट डाउन कर लो यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ऐसे ही थ्योरी के बीच से आ जाता है। लड़कों को दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अब क्या करें। तो ये चीज आप नोट कर लिया करो। तो प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। देखो ताप गुणांक क्या है? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग के साथ साथ वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दर स्थिरांकों का अनुपात है ना, ताप गुणांक कहलाता है। अब देखो जरा, दर स्थिरांक है क्या, मैंने आपको बताया था। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि डी आर है ना, ये आपका अभिकारक है, अपान डी टी कर दूं। अभिकारक में हमेशा कमी होती है जो कि सांद्रता के समानुपाती होती है, आर के पावर एन कर दूं। और जब समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लगता है। यही दर स्थिरांक है। मान के चलता हूं यहाँ पे ये आपके 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। अब 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दें तो 10 डिग्री सेल्सियस जब हम बढ़ाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये माइनस डी आर अपान डी टी रहेगा, है ना। और यहाँ पर के की जगह के हम टी यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ टी के पावर यहाँ पर टी प्लस 10 हो जाएगा। 10 सेकंड और बढ़ा दो, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दो, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आर का पावर एन हो जाएगा। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा भाई, ये भी एक दर स्थिरांक है, ये भी आपका दर स्थिरांक है, जिसे वेग स्थिरांक भी कहते हैं। अब इन दर स्थिरांकों का जो अनुपात होगा उसे हम बोलेंगे ताप गुणांक। सिंपल है, 2 अंक का क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। कैसे? ताप गुणांक से आप क्या समझते हो, या ताप गुणांक किसे कहते हैं? तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ता है, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस का अंतराल हो, ठीक है, जिसे हमने कहा के टी प्लस 10 और ये के टी, यानी ये के टी मतलब टी मतलब कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 25, 30, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, जो भी हो सकता है। उससे 10 डिग्री सेल्सियस अधिक हम बढ़ाए तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो इनके दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ठीक, चलिए अब बात आता है संघट्ट का सिद्धांत। क्या? संघट्ट का सिद्धांत। और ये संघट्ट का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्हीनियस ने दिया था। आगे चलकर हम प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में कवर करेंगे आर्हीनियस का सिद्धांत। मुख्य रूप से आज भी हम समझाएंगे, लेकिन बाद में आर्हीनियस के सिद्धांत के आधार पर आर्हीनियस का समीकरण भी वहां पर क्लियर कराएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला लेक्चर जरूर आप देखना, वहां से 4 अंक का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे संघट्ट के सिद्धांत को, ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए किसने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया भाई साहब? तो आर्हीनियस का सिद्धांत है। ये आपका एक और ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि संघट्ट के सिद्धांत को किसने समझाया? तो आर्हीनियस ने समझाया। किसने? आर्हीनियस ने। लिख लो, ऑब्जेक्टिव लिख लो, यहां से ऐसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, आर्हीनियस ने संघट्ट के सिद्धांत को समझाया था।
ठीक है। उन्हीं सिद्धांत के आधार पर बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम अभिक्रिया की दर निकालते हैं या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो किन चीजों का पालन करती है। हमने अभी आपको बताया किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि तापमान की वृद्धि करते हैं तो उनके अणुओं के बीच जो संभावित टक्कर है बढ़ जाता है। टक्कर मतलब एक अणु दूसरे अणु से टकराना, ठीक है। जैसे यहां पर एक अणु है, दूसरा अणु इससे जाकर टकराएगा, है ना, ये टकराएगा तो प्यारे बच्चों ऐसा टकराएगा, है ना, इनके बीच और अणु आ गया तो और टक्कर होगी, जितने अणु पास में आते जाएंगे टक्कर होता जाएगा। टक्कर ज्यादा होगा तो अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगी, लेकिन टक्कर उचित ही होना चाहिए। अब जैसे मैं कह देता हूं टक्कर किस प्रकार से हो, इस प्रकार से आपका एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके साथ मेरे बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल यदि आ रहा है तब ये टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद बनाएगा इस प्रकार से, है ना, तो ये आपका उत्पाद बनेगा। लेकिन यहीं पे थोड़ा समय यदि चेंज कर दूं, थोड़ा समय चेंज कर दूं, कैसा कि बच्चा लोग यहां पे यदि इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है और यहां पे एक अणु इस प्रकार से है, तब यहां पर मैं कह दूं उत्पाद बनेगा, तो आप कहोगे उत्पाद नहीं बनेगा, बिल्कुल उत्पाद नहीं बन सकता, यानी टक्कर भी उचित हो। इसीलिए तो कहते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो जितने भी टक्कर होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है जितने भी टक्कर होते हैं ना, सभी टक्कर उत्पाद का निर्माण नहीं करते। जो उचित टक्कर कर रहे हैं वही जो है उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जो उचित टक्कर नहीं कर रहे हैं तो वो उत्पाद का निर्माण नहीं करते। इसी में तो आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत दे दिया और बोला कि भाई साहब जो भी हमारे पास अणु परमाणु हैं, है ना, यदि वो उचित दिशा में टक्करें करेंगी तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा नहीं। कि अभिकारी अणु परमाणु या आयनों की आपस में टक्करें जब उपयुक्त दिशा में होती है तब अभिक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अभी मैंने आपको बेहतरीन रूप से समझा ही दिया कि बच्चा लोग, मैंने कहा कि ऐसा हमारे पास एक ए है और दूसरा हमारे पास अणु ये बी है। ये जब आपस में टकराए तो संघट्ट हुआ, ये संघट्ट हुआ, ये संघट्ट हो गया और ये बना, हम कह सकते हैं संघट्ट, और संघट्ट के फलस्वरूप उत्पाद बनेगा, चाहे जो कुछ भी बने लेकिन बनेगा, उत्पाद बनेगा। ठीक है, क्लियर है। इसी में मैंने कहा कि बच्चा लोग यदि इसका संघट्ट का दिशा चेंज हो जाए, जैसे हमारे पास ए है और जो बी है इस प्रकार से कुछ है ना, तो जब ये टकराएगा बच्चा लोग तो इस प्रकार से बनेगा और टक्कर केवल इसके सतह पर होगी। और यदि मैं कहूँगा यहाँ पे ए भी संघट्ट है, संघट्ट तो हो रहा है, संघट्ट हो रहा है, टक्कर हो रही है, लेकिन उत्पाद बनेगा तो आप कहोगे उत्पाद नहीं बनेगा। तो पहला नंबर आर्हेनियस का क्या था कि अभिकारी अणु परमाणु या आयन जब आपस में टक्करें उपयुक्त दिशा में करती हैं, जो उसे आवश्यकता होती है, तभी अभिक्रिया संपन्न होती, अन्यथा सब अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। आपका एग्जाम यदि दूसरे स्कूल पे है, आप दूसरे स्कूल में भटकते रह जाओ, लेकिन आपकी एग्जाम नहीं होने वाली जब तक आप अपने उपयुक्त स्थान पर नहीं जाओगे। स्कूल पे कक्षा में 12th में पढ़ रहे हो, आप 9th के क्लास में भटक रहे हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, चाहे आप पूरा साल उसी क्लास में क्यों ना बैठे रहो। तो भाई साहब उचित जगह पर ही उचित अभिक्रिया संपन्न होती है। ये पहला नंबर हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनेगा कि संघट्ट आवृत्ति किसे कहते हैं। इकाई आयतन में 1 सेकेंड में होने वाले टक्करों की संख्या को, यानी किसी भी हम सोल्यूशन की बात करें जिसमें अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसके यूनिट लीटर मतलब यूनिट वॉल्यूम यानी इकाई आयतन, एक निश्चित आयतन में 1 सेकेंड में कितने टक्करें हो रही हैं अणुओं परमाणु या आयनों के बीच, उन टक्करों की संख्या को हम संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। सिंपल है, एक ऑब्जेक्टिव और तैयार हो गया। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बीच से बनते हैं और लोग कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव पूछा कहां से जा रहा है। तो ये मैंने कहा इकाई आयतन में 1 सेकेंड में कितने टक्कर हो रहे हैं, उनकी संख्या क्या कहलाती है, संघट्ट की आवृत्ति कहलाती है। चलो अगला नंबर देखो, अभिक्रिया में सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाते। मैंने पहले ही बता दिया कि सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाती हैं, वही टक्कर उत्पाद बनाएंगे जो प्यारे बच्चों उपयुक्त दिशा में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। अब मैंने कहा कि जो भी टक्करें अभिक्रिया संपन्न कराती हैं, जैसे मैंने कहा 50 टक्कर हो या अणुओं परमाणुओं के बीच, उसमें से 20 उत्पाद बना लिया और 30 जो टक्करें हैं वो बेफजूल में रह गए, उनकी प्रभावी टक्कर अर्थात उचित जो टक्कर होना था वो नहीं हो पाया।
तो जो टक्कर उचित हुआ, अणुओं परमाणुओं या आयनों के बीच जो उचित टक्कर हुआ, एक अणु दूसरे अणु से टकराया, परमाणु दूसरे परमाणु से टकराया, तो उसके फलस्वरूप उत्पाद बना, यानी जो पदार्थ बनाना चाहते थे वो बना, कुछ ना कुछ तो बना। अब उन टक्करों को हम क्या बोलेंगे? प्रभावी टक्कर, यानी जिसके कारण हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है, उत्पाद मिल रहा है, तो उन टक्करों को हम कहते हैं क्या? प्रभावी टक्कर। बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लिखते चलेंगे, आपको इतना समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर क्या है भाई साहब? कि अभिकारक के अणु आपस में टकराकर सकृत संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो जाते जब तक कि उसमें इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वे ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है और इसी से आप समझोगे क्या? देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा, इसी चीज से आप समझोगे, मजा आएगा। थोड़ा समझो, जैसे मैं कह रहा हूं बच्चा लोग कि मैं, समझो, मैं यदि मैं आपसे कह दूं कि मुझे पेट भर भोजन करना है, पेट भर भोजन करना है जिसमें मुझे आवश्यकता है 10 रोटियों की, ठीक है? कितनी रोटियों की? 10 रोटियों की। समझिएगा थोड़ा सा। अब मैंने कहा 10 रोटियों की आवश्यकता है मुझे, मतलब पेट भर मुझे भोजन करना है तो मुझे 10 रोटियों की आवश्यकता है। तो जितनी एनर्जी कुल आवश्यकता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे देहली ऊर्जा। क्या? देहली ऊर्जा। मतलब पेट भरने के लिए हमें 10 रोटियों की आवश्यकता है, तो हमने कह लिया देहली ऊर्जा, ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर मैं कह दूं कि थोड़ा सा, अरे यार मैंने एक रिश्तेदार के यहां चला गया तो मुझे कुछ चना दे दिया। क्या दे दिया? चना दे दिया, है ना? आपने 10 रोटियां बना रखा है लेकिन रिश्तेदार के यहां गया तो कुछ चना दे दिया। मेरे पास ऑलरेडी भाई साहब 3 रोटी अब खाने की क्षमता नहीं है ना? अब आप कितने रोटी दोगे? अब मुझे भाई साहब भूख लगी थी, सुबह की बात कर रहा हूं, 10 रोटी की आवश्यकता है, मेरी हैबिट है 10 रोटी खाने की, लेकिन एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया तो चना दे दिया, थोड़ा सा चना मैंने ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो अब मुझे 3 रोटी कम खाना पड़ेगा। तो अब कितना देना पड़ेगा? 7 रोटी। मतलब मुझे कुल रोटी चाहिए कितना? 10। अब मेरे पास 3 ऑलरेडी हैं, 7 किसी और से ले रहा हूं, तो ये जो 7 ले रहा हूं मतलब क्रिया करने के लिए मैं ले रहा हूं, इसीलिए बोलेंगे इसको सक्रियण ऊर्जा। मतलब मुझे एक्चुअल में 10 होती है आवश्यकता, लेकिन 3 मेरे पास है, यानी 3 के बजाय मैंने चना ले लिया। समझ रहे? अब मुझे 7 चाहिए, अर्थात मुझे अपने आप को सक्रिय बनाने के लिए 7 चाहिए, टोटल 10, बाकी आपसे चाहिए कितना? 7। तो इस 7 को ही हम कहेंगे सक्रियण, और जो हमें कुल होना चाहिए अपने और दूसरे से भी मिला करके वो होता है देहली। तो यहां पर टक्कर में भी एक निश्चित सिद्धांत है, जैसे 2 टक्कर हो रहे हैं, मतलब अणुओं परमाणुओं के बीच टक्कर हो रही है, वो एक निश्चित एनर्जी के फलस्वरूप ही वो जो आपका टक्कर है वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। अणु परमाणु आपस में टकरा रहे हैं बच्चा लोग, तो एक निश्चित एनर्जी होने के फलस्वरूप वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे। यदि उनमें एक निश्चित एनर्जी नहीं है तो फिर वो उत्पाद नहीं बना सकते। याद रखिए थोड़ा सा, वो उत्पाद कब बनाएंगे? जब उनमें एक निश्चित एनर्जी होगी। समझ? यही चीज तो कहा गया कि अभिकारक के अणु आपस में टकराकर सकृत संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं होते। सकृत मतलब क्रिया करने योग्य, तब तक परिवर्तित नहीं होंगे जब तक कि उनमें इतना ऊर्जा ना प्राप्त हो जाए जो कि ऊर्जा अवरोध को पार कर जाए। अच्छा, ऊर्जा अवरोध को पार, ऊर्जा अवरोध क्या है? वह ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। जैसे पानी को आप उबालना चाहते हो, तो यदि आप कहो कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस हम उबाल दें तो यह संभव नहीं है, तो ऊर्जा अवरोध है उसका। पानी को आप गर्म करो, धीरे धीरे गर्म करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक ऐसी स्थिति आती है बच्चा लोग, पानी को जब आप गर्म करोगे तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उबलना शुरू हो जाता है। अब वो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ही उबलता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तभी वो उबलेगा। तो वो जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसकी ऊर्जा अवरोध है, उससे कम में संभव नहीं है। खाना पकाओगे, दाल नहीं पकेगा जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पार नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ओके, ठीक है। अब हम यहां पर थोड़ा सा ग्राफ में समझाना चाहते हैं। बोला गया बच्चा लोग कि ये जो हमने ग्राफ बनाए ऊर्जा अवरोध है, ये ऊर्जा स्तर है ना, बढ़ता हुआ ऊर्जा, 0 से हम ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर दर्शाए हैं।
तो हर एक अणु परमाणु की या जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक की एक निश्चित एनर्जी होती है, सबकी एक निश्चित वैल्यू होती है। एक टीचर आपके विद्यालय में आ रहा है, उसकी भी एक वैल्यू है कि भाई इससे कम पेमेंट में हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हमको ही कोई बोलेगा तो बोले, हम भी बोलेंगे सर इससे हम कम पेमेंट में नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारी भी एक निश्चित एनर्जी है, हमारे पास भी एक निश्चित ऊर्जा है, हमारी भी एक वैल्यू है। ऐसे ही अभिकारक के अणुओं के पास भी एक वैल्यू होती है कि बिना इसके हम यहां से हिलने वाले नहीं है। भाई हम तो राजा हैं, अपने घर के शेर हैं। अरे बोले बाबूजी चिंता मत करो, ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हम देंगे। अच्छा, ऊर्जा अवरोध यानी जहां तक में अभिक्रिया संपन्न हो जाए। कोई बोला सर 25,000 ले लो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो 25 में काम ही नहीं चला पाएंगे। बोले सर 30,000 ले लो। बोले नहीं नहीं, अंत में बोले 50,000। अब तो खुश हो गए बाबूजी, अभिकारक दौड़ पड़े, बोले ठीक है यार 50 में तो काम फुलफिल हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं पानी का टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल पाओगे, 25 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर रहता है। उसको उबालने के लिए हमें भैया 75 डिग्री सेल्सियस और देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो हम 75 एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको कुल एनर्जी चाहिए अपने सहित 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी जो दहली ऊर्जा है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गई, लेकिन उसे हम उबालने के लिए हम जो अपने हिसाब से दे रहे हैं वो 75 डिग्री सेल्सियस है। तो जो हम एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यहां पर बच्चा लोग सक्रियण ऊर्जा का तात्पर्य है कि अभिकारक के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी थी। भाई मैंने कहा ना पानी है, पानी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, 25, 26, 27, 28, 30 जो भी हो, है ना। गर्मी के दिन में और अधिक टेम्परेचर होगा, तो पानी का कुछ ना कुछ तापमान है, तो एक निश्चित एनर्जी है, इसलिए इसका थोड़ा सा स्तर उठा दिया गया। फिर कहा हमने उसको सक्रिय बनाने के लिए, ऊर्जा अवरोध तक ले जाने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तब ये हमारा सक्रियण ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो बच्चा लोग ऊर्जा अवरोध को पार कर जाता है, अपनी देहली आवृत्ति को पार करता है, देहली ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और फिर ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। समझे? कुछ समझ लिए? ये यदि आप समझ लिए ना, तो यही चीज तो कहा है तीसरे नंबर में कि अभिकारक के अणु आपस में टकराकर सक्रिय संकुल तब तक नहीं बनाते हैं जब तक कि उसमें इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। यानी ऊर्जा अवरोध को पार करेंगे तभी रासायनिक अभिक्रिया फुलफिल होगी, संपन्न होगी। ओके सर, आगे देखो। देहली ऊर्जा क्या है? मैंने कहा ना, ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को जो देहली ऊर्जा कहते हैं, जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावित टक्करों द्वारा अभिक्रिया पे संपन्न होती है। मतलब ऐसे अणु जो अभिक्रिया कर रहे हैं, टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न करा रहे हैं, सक्रिय संकुल में परिवर्तित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के उनकी एक फिक्स एनर्जी है ना, जो हम बाहर से दे रहे हैं और उनके पास है, कुल मिलाकर जो एनर्जी वो देहली ऊर्जा कहला जाती है। और सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब देहली ऊर्जा फिक्स है पानी की 100 डिग्री सेल्सियस और उसके पास 25 है, तो हमको 75 देना है, वही उसकी सक्रियण ऊर्जा है। तो देर किस बात की, अब इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और आप लोग लिख लो। अब यहां पर आपको परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब इसका फार्मूला लिख लो। देहली ऊर्जा बराबर कितना होगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा देहली ऊर्जा बराबर अणुओं अभिकारक अणुओं, ठीक है, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, कितनी ऊर्जा है ना, और इसमें यदि प्लस कर दें सक्रियण ऊर्जा, क्या? सक्रियण ऊर्जा, तो बच्चा लोग बन जाता है हमारा देहली ऊर्जा। लेकिन इसी को यदि हम पक्षांतरण कर दें कि यदि हम आपसे कह दें सक्रियण ऊर्जा बताओ, सक्रियण ऊर्जा, देखो जरा सक्रियण ऊर्जा, तो भाई देहली ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है, देहली ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा जिससे बिना वो अभिक्रिया संपन्न नहीं कराएंगे। उसमें हम जो भी अणुओं के पास औसत ऊर्जा है उसमें घटा दें, अणुओं की औसत ऊर्जा, इसको हम घटा दें तो वो आपका निकल कर आता है सक्रियण ऊर्जा। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। आज इतना ही मुझे कराना था और अगले लेक्चर में हम आपको आर्हीनियस समीकरण करा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अरे हाँ यार, नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर, 9685 29 91 49 पर। 100 रुपीज़ चार्ज है। 1 सब्जेक्ट ऑल चैप्टर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स दिए जाते हैं।